करें, ठीक है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में आप डाउन टू अपवर्ड बात कर रहे होते हैं, डाउन से अपवर्ड बात कर रहे हो। सुपरवाइजर्स अपने सेक्शंस मैनेजर्स को ईमेल करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी का कम्युनिकेशन मॉड्यूल है क्या, ठीक है। लेटर्स लिख सकते हैं, नॉर्मली कंपनी में लेटर्स, ईमेल्स, सबसे ज़्यादा ईमेल्स एक्सचेंज हो रही होती हैं। और फिर सेक्शन मैनेजर्स उस प्रॉब्लम को लेकर जनरल मैनेजर को जाते हैं। तो जब नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन हो, दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है कि जब टॉप मैनेजमेंट आपस में बात कर रही होती है, लाइक आपस में कोई मिनट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में बात करे, या फिर कोई सेमिनार करे जिसमें वो अपना चीज़ें आपस में डिस्कस करेंगे, आपस में कोई ईमेल्स करें, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैनेजमेंट हो। परचेस मैनेजर जब सेल्स मैनेजर से बात करेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन मैनेजर जब सप्लाई चेन से बात करेगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सेम डेजिग्नेशन के लोग जब बात करें, ठीक है जी, क्लियर हुई बात। वर्टिकल कम्युनिकेशन डाउन टू अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज लेफ्ट टू राइट। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो सबकी स्ट्रांग होती है। यानी अगर हमारी कंपनी में अदनान मैनेजर हैं या काशिफ मैनेजर है, मैं इनके साथ लंच भी कर रहा हूँ, हैंग आउट भी कर रहा हूँ, इनसे बात सुन भी रहा हूँ, अपनी बात इनसे मनवा भी रहा हूँ, और ये लोग भी मुझसे अपनी बात मनवा रहे हैं, बिकॉज सेम डेजिग्नेशन के लोग हैं ना। लेकिन मसला आता है जब कंपनीज को कम्युनिकेट करना होता है यहाँ वर्टिकल कम्युनिकेशन में, यानी कंपनीज को डाउन लेवल पे जाकर काम करना होता है। कंपनी चाहती हैं कि चीज़ें आपकी बेहतर हों, और इस तरीके से बेहतर हों कि आपके पास जो लोग हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसके लिए कंपनीज इंसेंटिव रखती हैं लोगों को कि वो पार्टिसिपेट करें किसी एक्टिविटी में, ठीक है। या फिर कंपनीज जो हैं वर्कर यूनियंस के लोगों से बात करती हैं कि भाई आपके लोगों से ये चीज़ मनवानी है, ये चीज़ करनी है, आप बताएं किस तरह करें। डिफरेंट तरीके कार होते हैं उसके। एम्प्लॉय ग्रोथ, और जो चीज जो कंपनीज डेवलप होती है वहाँ पे उसके एम्प्लॉय भी ग्रोथ कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयज नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, नए सिस्टम को अडेप्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को उन्होंने जो है वो इस चीज़ के काबिल रखा होता है कि वो नई नई सर्टिफिकेशंस करें या नए नए अपने स्किल्स को डेवलप करें। तो organizational development places significant emphasis on effective communication, which used to encourage employee to effect necessary change. Many industry change require industry development programs. As a result, many organizations are working toward improving the skill of their employees and equip them with more market relevant skill. यानी कंपनी के जो लोग जिनके पास ज़्यादा स्किल्स डेवलप होते हैं, अल्टीमेटली वो ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही होती हैं। कोशिश यही होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि अपने लोगों को डेवलप करें ताकि उसके रिजल्ट अच्छे हों। नंबर 4, एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट आपकी जो है ना वो इंक्रीज हो रही होती है, आपकी कंपनी में इस चीज़ को अहमियत दी जा रही होती है कि आपके अपने प्रोडक्ट को अच्छा करना ही है, बेहतर करना ही है। रिसेंटली जब ये लॉकडाउन के मामला शुरू हुए, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट की जो खरीदने की जो वो थी ना एबिलिटी, उसको बड़ा इफेक्ट किया। लाइक हम हर चीज़ में जर्म किलर जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। डेटॉल को कोई पूछता नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। हालांकि डेटॉल कोई नई प्रोडक्ट नहीं था, बहुत पुरानी प्रोडक्ट थी, लेकिन क्या था कि कोशिश यही थी कि हर चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें जो जिससे आपकी जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो दूसरी जो फेयरनेस कंपनीज थी जिनकी वो फेयरनेस क्रीम्स वगैरह बना रही थी, उन्होंने भी कोशिश किया कि अपनी प्रोडक्ट को उसी तरह डेवलप किया जाए कि उसमें जर्म्स किलिंग की जो एबिलिटी है वो हो, ताकि वो अडेप्ट करें चीज़ को। सक्सेसफुल engagement of employees leads to increase in innovation and productivity. जब organizations
कि लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई ट्रेनिंग्स वगैरह, नए स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है आप नई चीज़, ना सिर्फ नई चीज़ें सीखते हो बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो। तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्ट सेल्स आपकी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और तो एनालिसिस आप करते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अभी कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आपको मज़ीद बेहतर करना है। इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन आप इंक्रीज करते हैं, होते हैं आपके, जब आप नई प्रोडक्ट को जो है इन्हेंस करते हैं, नई प्रोडक्ट आप एवेलुएट करते हैं, तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। प्रॉफिट, ना सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज होता है बल्कि आपकी कंपनी जो है वो मार्केट शेयर भी आपकी कंपनी का इन्हेंस होता है, आपकी कंपनी जो है वो ज़्यादा एरियाज में, ज़्यादा जगहों पे काम कर रही होती है। ये 5 बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं। कोई सवाल यहाँ तक? सर अभी तक समझ आ रहा है। ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आगे चलता क्वेश्चन है कि सर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद कॉस्ट कैसे डिक्रीज हो सकती है जबकि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा हो? अच्छा, तो खैर ये हमने डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की जाती है तो उसकी उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के हवाले से डिसीजंस लिए जाते हैं। प्राइसिंग में डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी अगर कोई चीज़ बन रही है और उसकी उसके रॉ मटेरियल की प्राइस होती है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का होता है, रिटेलर्स का होता है, ठीक है। तो ये प्राइसिंग जो है, ये
प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद आप कंट्रोल कम नहीं कर सकते, या अगर आप कम करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आपने एक्सपेक्ट किया होता है किसी प्रोडक्ट पे, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल पेन जो है वो सेल कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 रुपीज़ आ रही है, आपने उसको 7 रुपीज़ का सेल करना है ताकि 1 रुपया जो है 1 रुपीज़ वो मिले आपके रिटेलर को, होलसेलर को। ठीक है, फिर आपकी इसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट होगी, तमाम चीज़। तो प्रॉफिट इंक्रीज उसी सूरत होगा जब आप अपनी प्राइसिंग के हवाले से जो आपने डिसीजंस ली हैं उस पर काम किया जा सके। ठीक है, ये ये इसका जवाब है। अच्छा, हम अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को समझने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जो है ना वो समझना होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो जो है वो मैं आपको एक शो कर रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पे, वो आपने देखना होगी। तो उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाना होगा। तो आप लोग हैं, मौजूद हैं आप लोग? जस्ट रेज योर हैंड। हैंड रेज का ऑप्शन है स्क्रीन पे, इमोशंस में होगा हैंड रेज का ऑप्शन। बताएं। आमना, हेरा, हैंड रेज का ऑप्शन शो हो रहा है आपके पास? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें जी, एक वीडियो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तभी हम समझेंगे कि चेंज कहाँ से शुरू होता है, इन लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीडियो प्ले कर। Hello there, buddy. With a little help from my animated friends, let's find out what organizational structure means. Now, meet Nancy. She's the Chief Executive Officer, or CEO, of Awesome Corp, a company with 35 employees. Well, this is Jim. He's the Chief Operating Officer, or COO, of Awesome Corp. He's Nancy's second in command and reports directly to her. Jim oversees a wide variety of areas, including production, sales, and marketing. Mutlu is the Chief Financial Officer, or CFO. Simply put, he's responsible for the financial health of the company. Nancy, Jim, and Mutlu are Awesome Corp's executive team. But Awesome Corp has more employees than just 3. A lot more. Let's take a look at the financial department. And as you remember, Mutlu is the CFO. Now this is his team. Layla is a senior receivables accountant. She manages accounts receivables. That's the money coming into the company from its customers. She makes sure invoices get issued and that Awesome Corp gets paid on time. Well, this is Thomas. He's Layla's peer, meaning that they are likely to receive comparable compensation, and they both report to Mutlu. Thomas's area is slightly different though. Thomas handles accounts payable. That's the money that the company pays to its suppliers and service providers. He also happens to handle the company's taxes. Susan is a procurement specialist. She works with the company's suppliers and partners to make sure the company always has sufficient resources and that service contracts are up to date. She frequently scouts new vendors in order for Awesome Corp to get the best prices. Thomas is her manager. Ahoy, Financial Department! Of course, there are more departments. Together, all these employees from Awesome Corp, decision-making power flows from the top to the bottom, with a greater concentration at the top. All companies are slightly different, but this will give you a solid start. For practice, try sketching out an organizational structure of your company or college. Good luck! हाँ जी, वेलकम बैक। कुछ बात क्लियर हुई? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? यस सर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं बताइए, आप क्या समझ आए इस वीडियो से? सर लाइक के एक ऊपर की टीम होती है, एक पर्सन होता है, वो 2-3 पर्सन को हायर करता है जो कि नीचे के डिपार्ट्स देख रहा होता है। फिर उसके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सारे डिपार्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं और उनपे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड समथिंग? और कोई चीज़ ऐड करना चाहेगा? काशिफ या
आमना या रुखसार, आप अगर कुछ बताना चाहें। सर जो भी मतलब कि बंदा का कंपनी टीम जब हायर करता है, ठीक है, तो सीईओ जो कंपनी का जो होते हैं वो नीचे अपने मैनेजर रखते हैं, तो वो मैनेजर के नीचे जो पोजीशन होती है वो सब उनको मतलब चीज़ों को संशोधन जो है बढ़िया से करते हैं। मैनेजर जो है वो अपनी फाइनेंशियल जो है उनको वो सीईओ को भेजते हैं। तो ये सब चीज़ करने के लिए सिस्टम कंपनी की फाइनेंस बता रहा होता है कि आप कौन से पैसा अभी आ रहे हैं, अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद रिपोर्टिंग हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है कि आपने आइडेंटिफाई किया हो कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किस किस के पास है, कौन कौन डिसीजन लेगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी। यानी जब हम लोगों को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे सेग्रीगेट करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है 7 स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल की डेवलपमेंट जब आपको आपकी जिम्मेदारी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब एचआर में हो और आपको काम दिया जाए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है या चेंज लाना है, चाहे वो स्ट्रक्चर वाइज हो या सिस्टम प्रोसेसेस वाइज हो, ठीक है। दो तरह के चेंज होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज ये होता है कि आप नंबर ऑफ मैनेजर्स कम कर रहे हैं या नंबर ऑफ मैनेजर्स बढ़ा रहे हैं। प्रोसेस का वक्त है कि प्रोसेस की है कि आप कोई भी काम कर रहे हो वो उसको ऑटोमेशन पे जाए, नहीं, वो आप ऑटोमेटिक चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रोसेस जो है आपका कॉम्प्लेक्स होने के बजाय सिंपल हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल कंपनी में, तो पहले वीविंग होती है, फिर डाइंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है। इस तरह की मतलब एक स्टेप्स है वहाँ पर ना। हर एक डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल फिनिश गुड दूसरे डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फूड कंपनी में जाएं तो वहाँ पे पहले आपकी जो चीज़ें हैं वो वेयर हाउस में होती हैं, वेयर हाउस से निकल कर वो फिर वॉशिंग एरिया में जाती हैं, वॉश होती हैं, स्टरलाइज होती हैं, फिर वो आपस में मिक्स होती हैं, ग्राइंडिंग होती है, फिर वो कुकिंग वाले उसमें जाती हैं, फिर पैकेजिंग में जाती हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाती हैं। ये सारे प्रोसेस हैं। अगर आप इस प्रोसेस को मर्ज करेंगे, हम करेंगे ताकि टाइम कम लगे, तो ये भी प्रोसेस में तब्दीली, चेंज मैनेजमेंट है। आइए हम बात करते हैं व्हाट आर द 7 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नंबर 1, प्रॉब्लम डायग्नोसिस। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के वाले से सबसे पहले पढ़ूंगे। अ कन्वेंशनल प्रोसेस A conventional process of an organization development is action research model, यानी जो भी काम करना है वो एक्शन रिसर्च की बेसिस पे करना है, ठीक है जी। This model is used by many organizations to guide OD process, entails what the name describes research actions. Number 1, problem diagnosis. The organization development process begins with recognized problems. The method of diagnosis usually takes the form of data gathering, assessment of cause, as well as initial investigation. यानी जो भी आप तब्दीली ला रहे हैं, सबसे पहले उस किस, वो कहते हैं ना हमेशा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। क्या ऐसी ज़रूरत है जिसकी को चेंज करने के लिए आपको अपने प्रोसेस को तब्दील करना है या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करना है। तो प्रॉब्लम डायग्नोसिस फेज में आप अपनी प्रॉब्लम का डायग्नोस करते हैं, जिससे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो डॉक्टर सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है, देन हमें दवाई प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है फीडबैक एंड असेसमेंट। उसके बाद आप फीडबैक लेते हैं, असेसमेंट करते हैं अपनी, ठीक है। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक लेने से फ़ायदा क्या होता है? द फीडबैक एंड असेसमेंट स्टेप ऑफ्टन इन्वॉल्व प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। of identified problems so that there is a deep understanding of the challenge at hand. This can include an appraisal of document, focus group, customer of employee survey, hiring consultants and interviewing current employees.
किस तरीके से फीडबैक, किस किस से फीडबैक ले सकते हैं, कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, एम्प्लॉयज़ से सर्वे करवा सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, सेक्टर स्पेशलिस्ट जो कि आकर आपको बताएं प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम है कि लोग लेट आते हैं और जल्दी जाते हैं। आपने लोगों को कहा कि भाई जल्दी आएँ, मुख्तलिफ पेनल्टीज़ भी दी, लेकिन लोग पेनल्टीज़ ले लेते हैं, जल्दी नहीं आ रहे। तो आपने लोगों के बिहेवियर पे काम करना है, ठीक है, किस तरीके से लोगों को जल्दी आने पे जो है वो मोटिवेट करें। इसके लिए आप लोगों से पूछें कि भाई वजह क्या है, वजह क्या है कि आप लोग लेट आते हैं। क्या आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है वो घर से ऑफिस और उसमें दरमियान रास्ता बहुत ज़्यादा है? क्या ऑफिस की टाइमिंग बहुत, जिस तरीके से अगर कराची की बात करें ना, तो जो कंपनी पोर्ट कासिम में है वो सुबह 7 बजे और 7:30 पे स्टार्ट हो जाती है और वो 3:30 पे 4 PM उनका लास्ट टाइम होता है, मतलब 4 PM पे उनकी लीव छुट्टी हो जाती है। इसी बट जो हमारा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है ये तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान की टाइमिंग है। अगर आप आइए चंडीगढ़ पे चले जाएं तो वो भी ऐसा ही है, वो लेट नाइट तक खुला रहता है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ट्रेड्स होते हैं, टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग। जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई डायग्नोसिस में, फिर आपने फीडबैक ले लिया, आप वजह पता चल गई, देन आपको प्लान करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना है। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन एंड अंडरस्टैंड इट्स चैलेंज, एन एक्शन प्लान इज पुट टुगेदर। कि जब आपको प्रॉब्लम का पता चल गया तो एक्शन प्लान बनाना है। द प्लान लेज डाउन ऑल द इंटरवेंशन मेजर्स that are considered appropriate for the problem at hand. Usually the measures include such thing as training, seminar, workshops, team building and changing of makeup or structure of teams. Additionally, measurable objectives which define the expected result of for an integral part of overall plan. ये भी आपको करना है कि आपने जब प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी, इसका प्लान करना है, लोगों को जो है वो टीम मीटिंग, सेमिनार्स और टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, बताना है कि जल्दी आना क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं। इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। वंस अ प्लान इज प्लेस, द इंटरवेंशन फेज कमेंस। सिंस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आर की एलिमेंट ऑफ मॉडल। जब आप चीज़ों को प्लान करने के बाद इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपसे सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग आपके अगेंस्ट होंगे, उसको आपको हैंडल करना है। फिर आपने एवेलुएट करना है कि फॉर एग्जांपल जो आपने चीज़ें प्लान की थी वो कितने % इम्प्लीमेंट हुई। फॉर एग्जांपल अगर आपने जब प्लान शुरू की थी एक्टिविटी, तो 100 बंदे थे जो लेट आते थे। प्लानिंग आपने जब ये प्रोसेस डाला, शुरू किया चेंज मैनेजमेंट का, तो उसमें से 70 बंदे जो है वो ऑन टाइम हो गए, 70 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जो है वो टाइमली अराइवल होना शुरू हो गया। इसका मतलब है चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़नी है। फिर आपने अपना सक्सेस रेशो निकालना है, किस तरीके से आप कितनी सक्सेस हुई, और मज़ीद 30 लोगों के क्या करना है, उनको आपको या तो आपको सस्पेंड करना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं, या मज़ीद आपको लीनियंट तरीके से हैंडल करना है। शुक्र। ये आज की क्लास हमने ली है जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े, बेनिफिट्स ऑफ ओडी एंड 7 स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन गाइस? जी रबिका, कोई सवाल अगर है तो आप कर लें। आवाज आ रही है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर? सर ये तो सिर्फ 6 ही हुए हैं मेरे पास 7 स्टेप्स में। सक्सेस के बाद कोई और भी होगा एक मिनट मुझे देना आपको। यस, बिल्कुल सही कहा आमना ने। आखिरी है फाइनल थॉट्स। फाइनल थॉट्स है, फाइनल थॉट्स का मतलब ये है कि आपने इवेलुएट करना है कि
जो तरीक़ाकार आपने इस्तेमाल किया था वो सही है, वो सही था भी या नहीं, उसमें वो तरीक़ाकार सही था या लोगों के बिहेवियर को सूट कर रहा था या नहीं। समटाइम्स जब आप पेनल्टीज लगाने जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, समटाइम्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ठीक है, तो फाइनल थॉट्स में आपको ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का कोई चेंज हो तो तरीक़ाकार यही होना चाहिए या चेंज होना चाहिए। यस, रबिका का सवाल है कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो तो इम्पैक्ट जब नेगेटिव होगा तो फिर आप दोबारा से इस फेज में चले जाएंगे, प्लानिंग फेज में, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम जो है, आपको पता है फीडबैक आप दे चुके हैं। सिर्फ प्लानिंग आपको अपनी रिवाइज करना होगी, प्लानिंग फेवरेबल बनानी होगी, लोगों को ऐसी के लोग इसको अडेप्ट करें। इसकी मिसाल ये कि आज से कुछ साल पहले जब मैनुअल से लोग कंप्यूटराइज निज़ाम की तरफ आ रहे थे तो काफ़ी लोग जो है उसको अडेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कंप्यूटर को समझते थे शायद ये गलत चीज़ है, ख़राब चीज़ है, नुकसान होता है इससे इंसान। फिर दुनिया ने इस चीज़ को प्रूव किया कि कंप्यूटराइज चीज़ों से हमारी ज़िंदगी आसान हुई। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर, वो कहते हैं ना, चेंज इज़ ऑलवेज राइट, लेकिन आपको अडेप्ट करना पड़ता है ये चीज़। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। एनी क्वेश्चन गाइस? बाकी क्लासेस हो रही हैं आप लोगों की?